हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ये स्टोरी देवा ललुहर के एरिया से कंटिन्यू होती है, जहां अब बहुत सी स्कूल्स और लोग जमा हो चुके हैं जो लो फैंग और वेगी वोंग के दरमियान होने वाली लेजेंडरी बैटल के बारे में बातें कर रहे हैं। सबको ऑलरेडी ये न्यूज़ मिल चुकी है कि लो फैंग ने बैटल जीत ली है और इस जीत ने उसे और ज़्यादा फेमस बना दिया है। इस बीच बे फैंग वेनरेबल भी सीन में आता है, लेकिन इस फाइट के चक्कर में उसे खुद भी सीरियस इंजरीज फेस करनी पड़ती हैं। वहां मौजूद बहुत से डिसेंडेंट्स धीरे धीरे रियलाइज कर रहे होते हैं कि ये बैटल कितनी ज़्यादा डेंजरस और इंटेंस थी। उधर लो फैंग अपनी क्लैन बॉस वाली बॉडी के बगैर अपनी कल्टीवेशन करता रहता है, जबकि उसकी मेन बॉडी अलग जगह पर वेगी वोंग के खिलाफ जीत से मिलने वाले एसिड्स को एनालाइज कर रही होती है। इस फाइट के बाद लो फैंग को होली लेवल के ट्रेजर्स और रिसोर्सेज मिलते हैं जो फिजिकल स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट्स दोनों के लिए इनसेन लेवल का बूस्ट देते हैं। उन एसेट्स में 4 पावरफुल गॉन्टलेट्स भी होते हैं जो पहनकर हाथ गोल्डन शाइन करने लगते हैं और एनिमी की मूवमेंट्स को ट्रैक करना इजी हो जाता है। इनका 4th मोड इतना ज़्यादा डेडली होता है कि ये स्टिक बेस्ड अटैक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच बन जाता है। लेकिन अचानक देवा ललुहर के एरिया में एक जबरदस्त पावरफुल ऑरा फील होती है। सब लोग इंक्लूडिंग लो फैंग एक मिस्टीरियस क्रीचर के वेलकम के लिए जमा हो जाते हैं और यहाँ रिवील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गॉड गुंटुर खुद है। गॉड गुंटुर लो फैंग को बताता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो कायसा रिवर ब्लेड यानी लो फैंग से मिलना चाहता था। फिर लो फैंग को एक स्पेशल डायमेंशन में ले जाकर गॉड गुंटुर उसे एक रेयर और प्राइसलेस ट्रेजर गिफ्ट करता है। ये देखकर सारे एयर्स शॉक में चले जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि लो फैंग को डायरेक्ट डिवाइन हेरिटेज मिल जाए। लेकिन सिचुएशन तब और टेंस हो जाती है जब एक पावरफुल एल्डर जिसे सक्सा कहा जाता है तुरंत उस ट्रेजर को कॉन्फिस्केट कर लेता है। गॉड गुंटुर सिर्फ इतना कहता है कि उसे डिसअपॉइंट ना किया जाए और फिर वहां से गायब हो जाता है। उधर दूसरी साइड पर पे फैंग अपने मास्टर यानी गैलेक्सी रूलर से मिल रहा होता है। गैलेक्सी रूलर को भी ये न्यूज़ मिल चुकी होती है कि देवा ललुहर ने लो फैंग को अपनी तरफ लाने के लिए ट्रेजर का यूज़ किया है। वो कहता है कि ये लोग हमेशा सेम ओल्ड मेथड फॉलो करते हैं, टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए रेयर ट्रेजर्स। फिर गैलेक्सी रूलर अनाउंस करता है कि वो वेस्ट जुआंग को डिलीवर करने का प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है और पे फैंग को वापस जाने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर पे फैंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो इस पूरे एपिक इवेंट को अपनी आंखों से देखने वाला होता है। ये पहली दफा था कि वो अपनी आंखों के सामने डायरेक्ट राइज होता देख रहा था। सब कुछ स्टार्ट होता है जब यमागोकान के थ्रू एक स्पेशल टाइम शिफ्ट की जाती है और एंड में वीजी वैंग को उस जगह पर ला दिया जाता है। पास्ट की टाइमलाइन में जाकर जैसे ही वीजी वैंग अपीयर होता है उसे तुरंत करंट टाइमलाइन में पुल कर लिया जाता है। इस ब्रूटल मूव की वजह से कॉस्मिक लॉज डिस्टर्ब हो जाते हैं और पूरा यूनिवर्स हिल जाता है। इससे गैलेक्सी रूलर को भी कॉस्मिक लॉ का बैकलैश फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता और एंड में वीजी वैंग को टाइमलाइन से निकालकर वापस लो फैंग के पास ले आता है। उधर लो फैंग को बवाता से ये शॉकिंग इन्फो मिलती है कि जो ट्रेजर उसे मिला है वो असल में ऑरोरा गोल्ड है, या सिंपल वर्ड्स में डिवाइन लेवल का गोल्ड ट्रेजर। टेक्निकली ये जेन्युइन सुप्रीम ट्रेजर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हाईएस्ट टियर ट्रेजर माना जाता है। ये सुनकर बवाता फुल एक्साइटेड मोड में चली जाती है क्योंकि अब लो फैंग के पास हर टाइप की पावर कंप्लीट हो चुकी होती है और अब बारी आती है डोमेन पावर की, जो बवाता का फेवरेट जोन होता है। ये ऑरोरा और 1000 रिवर डोमेन जो पहले प्राइमल रूलर के पास होता था एक इनसेन एबिलिटी रखता है। इस डोमेन का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ओपोनेंट डायरेक्टली वीक हो जाता है, मूवमेंट स्लो हो जाती है और फिर लो फैंग के लिए फिनिशिंग ब्लो देना सुपर इजी हो जाता है। लो फैंग तुरंत अपनी कॉन्शियसनेस को इस ट्रेजर के साथ बाइंड करता है और ये ट्रेजर कंप्लीटली उसका हिस्सा बन जाता है, जैसे दोनों मर्ज हो गए हों। फिर लो फैंग टेस्ट करता है और जैसे ही वो अटैक करता है एक वायलेंट और वाइड स्केल डिस्ट्रक्टिव फोर्स रिलीज होती है जो एनिमीज को लिटरली क्रश कर देती है। ये पावर इतनी ज़्यादा होती है कि काइसर लेवल के एनिमीज को भी आसानी से हैंडल किया जा सकता है। फिर लो फैंग अपनी इटर्नल एनर्जी को बर्न करता है ताकि इस गोल्ड ट्रेजर की वैल्यू और पोटेंशियल को और ज़्यादा बूस्ट मिल सके। इस प्रोसेस के दौरान लो फैंग रियलाइज़ करता है कि जितनी ज़्यादा इटर्नल पावर बर्न करेगा उतना ही ज़्यादा इस ट्रेजर का पोटेंशियल ग्रो करेगा।
लो फैंग दिल से वेले लूहर का शुक्र अदा करता है और डिसाइड करता है कि ये एहसान जिंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि इसी की वजह से उसे ये प्राइसलेस गोल्ड मिला। काफी टाइम बाद हंड्रेड्स ऑफ रेन के रीजन से एक गेस्ट लो फैंग के पास आता है। लो फैंग उसे किंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रेन के पास भेज देता है। वहां से ये शॉकिंग न्यूज मिलती है कि वीजी वैंग को नॉर्थ रीजन के मास्टर ने अवेकन कर दिया है। लेकिन लो फैंग बिल्कुल काम रहता है। वो कहता है कि चाहे वीजी वैंग अवेकन हो भी जाए, वो कभी भी उस डेड क्लैन का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास वो स्पेशल क्वालिफिकेशन ही नहीं। इसलिए लो फैंग के लिए वीजी वैंग अब दोबारा कभी थ्रेट नहीं बन सकता। लेकिन हंड्रेड्स ऑफ रेन ने लो फैंग को एक और शॉकिंग इन्फो दी कि उसका फेजी वांग ने अफवाह फैला दी है कि लो फैंग के पास सोल प्रोटेक्शन ट्रेजर्स, फ्लाइंग ट्रेजर्स और बहुत सारे रेयर एसेट्स मौजूद हैं। ये सुनते ही लो फैंग तुरंत समझ जाता है कि फेजी वांग असल में फ्लाइंग स्टेशन को बेट बनाकर लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहता है, ताकि अगर कोई बड़ी फाइट हो तो लो फैंग उसे रेस्क्यू कर सके, स्पेशली पे फैंग के लिए। लेकिन हंड्रेड्स ऑफ रेन के लोग लो फैंग को ये भी बताते हैं कि अब लोगों को शक हो चुका है कि लो फैंग के पास कम से कम 6 लेजेंडरी ट्रेजर्स हैं, जिनमें वो गोल्ड कॉइन भी शामिल है जो उसे अभी अभी मिला था। ये बात रेन एम्परर को थोड़ा सा टेंस कर देती है, क्योंकि अगर लो फैंग के पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हो तो फ्यूचर में वो ओवरलॉर्ड्स के लिए सीरियस थ्रेट बन सकता है। लेकिन लो फैंग बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। उसका रिएक्शन सुपर काम होता है, जैसे ये सब कुछ उसके लिए नॉर्मल हो। उधर फेजी वांग अवेकन होने के बाद लो फैंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो दूसरे फाइटर्स को मारकर अपना गुस्सा निकालता है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी सेटिस्फैक्शन होती है कि उसने वो सीक्रेट रिवील कर दिया है जिसके ज़रिए ओवरलॉर्ड्स को हंट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी फेजी वांग की सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि रीजन अलायंस अब उसे ऑनर नहीं करती। उसे अलायंस से वेपन्स और रिसोर्सेस मिलना बंद हो जाते हैं, जिसके बाद फेजी वांग खुद को सिर्फ एक नॉर्मल फाइटर समझने लगता है। अब वो डिसाइड करता है कि फ्यूचर में अपनी ताकत खुद बनाएगा, बिना किसी के सहारे के। बाद में जब लो फैंग ट्रुयान से मिलता है तो ट्रुयान उसे याद दिलाता है कि अब लो फैंग के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज आ चुके हैं, जो उसे और ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। लो फैंग ये बात समझता है, लेकिन वो इस चीज़ को प्रेशर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ का फाउंडेशन मानता है। वो डिसाइड करता है कि अगर कभी फाइट जीतना पॉसिबल ना हो तो स्ट्रेटेजिकली रिट्रीट करेगा, लेकिन जब तक बात ह्यूमन रेस के सर्वाइवल और ऑनर की हो वो कभी पीछे नहीं हटेगा। फायर। फिर लो फैंग और ट्रुयान साथ मिलकर ट्राइब के अंदर एंटर करते हैं। बोट पर सफर के दौरान सब लोग शॉक में होते हैं, क्योंकि अब लो फैंग इतना ऊपर पहुंच चुका होता है कि वो वेनरेबल लेवल एलिट्स के साथ खड़ा होता है। जब वो वहां पहुंचता है तो यूनिवर्स वेनरेबल खुद उसका वेलकम करता है और लो फैंग की अचीवमेंट्स देखकर जेन्युइनली इंप्रेस्ड होता है, स्पेशली उसके मैसिव ट्रेजर्स और बैटल रिजल्ट्स को देखकर। अंदर जाते ही सब लोग एक जायंट हॉल में बैठते हैं, जहां एनर्जी पोल्स और कॉस्मिक फॉर्मेशन से पूरी जगह को स्टेबलाइज किया गया होता है। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि एक अलग ही गॉड लेवल गार्डियन बिना किसी इंसिग्निया के वहां गार्ड कर रहा होता है। फिर बात होती है केव मास्टर ट्रुयान की, जो ओपनली कहता है कि उसे केव फैक्शन बिल्कुल पसंद नहीं, और अब तो और भी ज़्यादा नफरत हो चुकी है, क्योंकि अब केव फैक्शन की पावर उनके बराबर आ चुकी है। और यहीं पर हम फाइनली अपर यूनिवर्स के मास्टर्स को गैदर होता देखते हैं, जहां ह्यूमन रेस के बाकी यूनिवर्सेस के रेमनेंट्स भी नजर आते हैं, क्योंकि अब तक हम सिर्फ प्राइमो कैपिटल को ही देख पाए थे, लेकिन अब पूरी कॉस्मिक पॉलिटिक्स का रियल सीन सामने आता है। यूनिवर्स फायर। और अब सीन में बाकी सुपर स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स मास्टर्स भी अपीयर हो जाते हैं, जैसे मास्टर ऑफ पावर, मास्टर ऑफ आइस, मास्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, मास्टर ऑफ फ्लेम्स, मास्टर ऑफ डार्कनेस और मास्टर ऑफ एक्स कोलिजन येम्बेट। सबसे पहले बैटल एक्स कोलिजियम बोलना स्टार्ट करता है और बिना किसी हेजिटेशन के डायरेक्ट लो फैंग पर अटैक कर देता है, क्योंकि लो फैंग के 6 सुप्रीम ट्रेजर्स वाली बात पूरे यूनिवर्स में फैल चुकी होती है। इसके बाद बाकी यूनिवर्स मास्टर्स भी जंप इन करते हैं और प्राइमल के रूलर्स पर प्रेशर डालने लगते हैं कि लो फैंग को इतनी ज्यादा बैकिंग क्यों दी जा रही है। तब प्राइमल के रूलर्स सिचुएशन क्लियर करते हैं और कहते हैं कि तुम सबको पता होना चाहिए कि हम कैसे काम करते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। मैंने अपने स्टूडेंट को सिर्फ एक ही रियल ट्रेजर दिया था, शीवा। बाकी सारे रियल ट्रेजर्स उसके अपने लक और मेहनत का रिजल्ट है। बाकी मास्टर्स ये बात मान लेते हैं कि अगर किसी का लक इंसेनली हाई हो तो वो अपनी जर्नी में मल्टीपल रियल ट्रेजर्स हासिल कर सकता है।
फिर मास्टर बैटल एक्स कोलिजियम सबको इनवाइट करता है कि एक क्लोज डोर इवेंट स्टार्ट किया जाए और प्राइमस के रूलर को इस इवेंट का होस्ट बनाया जाता है। वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और इवेंट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। सिटी काउंसलर इवेंट का ओपनिंग स्पीच देता है, सब गेस्ट्स को वेलकम करता है और अनाउंस करता है कि रेस इवेंट के दौरान ओरिजिनल स्टार यानी प्राइमोरियल स्टार को ओपन किया जाएगा। ये सुनते ही पूरा हॉल शॉक में आ जाता है। सब राणा, यूनिवर्स वेनरेबल्स और मास्टर्स इंस्टेंटली इंपेशेंट हो जाते हैं क्योंकि ओरिजिनल स्टार एक लेजेंडरी लोकेशन है जहां लिमिटलेस ट्रेजर्स मौजूद होते हैं। सिटी काउंसलर सबको वार्न करता है कि जो भी वहां एंटर करेगा उसे फुली प्रिपेयर्ड रहना होगा क्योंकि वहां मल्टीपल रेसेस के एलीट्स भी पहुंच चुके होंगे। क्योंकि ओरिजिनल स्टार की इन्फो पब्लिक होती है, इसलिए हर रेस वहां रश करेगी और फिर ट्रेजर के लिए ब्रूटल वॉर्स होंगी। ह्यूमन रेस को 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला, जो ट्रेजर मिले खुद रख लो, या फिर पॉइंट्स के थ्रू एक्सचेंज करके कंट्रीब्यूशन में ऐड करवा दो। अगर कोई कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाता है तो वो डायरेक्ट लो फेंग के साथ एक्सचेंज भी कर सकता है। सिटी काउंसलर लो फेंग को एडवाइस देता है कि वो ओरिजिनल स्टार में एंटर ना करे क्योंकि वहां रिस्क बहुत हाई है, लेकिन लो फेंग का जवाब सिंपल होता है, नो चांस, मैं जरूर एंटर करूंगा। प्राइमल के रूलर्स सारे ह्यूमन गॉड्स को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ह्यूमन रेस के लिए ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ और रेप्यूटेशन दोनों इंक्रीज कर सकें। अनाउंसमेंट होती है कि ओरिजिनल स्टार 10 साल बाद ओपन होगी, इसलिए सबको फुल तैयारी करने का टाइम दिया जाता है और यहीं पर एपिसोड एंड होता है। फुल क्रेजी, फुल एपिक। इस एपिसोड में हम 2 सबसे पावरफुल ह्यूमन यूनिवर्स मास्टर्स को क्लियरली देखते हैं, मास्टर बैटल एक्स कोलिजियम और मास्टर ऑफ पावर। नेक्स्ट एपिसोड में स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, इसलिए स्टे ट्यून्ड। अगर आप इम्पेशेंट हो तो स्पॉयलर्स के लिए रेडी रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।